हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ केवल झूठ बिकता है। हमारे आसपास हर जगह कचरा फैला हुआ है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर अब बहुत बड़ा हो चुका है। हमने जो कंपनियां और कारखाने बनाए हैं, ये हमें ज़रूरत की चीज़ें तो देते हैं, पर इससे हमारी नदियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और इस वजह से हमारे खाने में ये केमिकल आने लगे हैं। हमारे समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता अब अपनी चरम सीमा पर है। अगर देश की प्रगति के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी, तो क्या इसे प्रगति कहना ठीक होगा? हमें अब समाज के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। भारत 5000 पुरानी सभ्यता और 78 वर्ष की स्वतंत्रता। भारत की अनोखी पहचान यहाँ की संस्कृति से होती है। यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा, भोजन और रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन इतनी विविधताओं में भी हमारी अवधारणा एकता की होती है। इसका अर्थ है कि मतभेदों के पश्चात भी हम एकजुट होकर रहते हैं। 2025 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अर्थ है राष्ट्र के पास अधिक पैसे होना, जिसका उपयोग हम देश के विकास, लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन समय में भी संसाधनों को जुटाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब भी भारत में कई गहरी समस्याएं हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम उन समस्याओं को पहचानेंगे, फिर समाधान की ओर आगे बढ़ते हुए योजनाबद्ध होने वाले क्रम को पहचानेंगे और अंत में उस प्रथम बीज पर बात करेंगे जिससे नव निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। हमारे आसपास कई समस्याएं हैं जिनसे हम हर रोज अवगत होते हैं। गंदगी, बेरोजगारी, अमीर गरीब के बीच का बढ़ता अंतर, नकली और विषैले खाद्य पदार्थ, भ्रष्टाचार, हमारे नैतिक मूल्यों का नाश, जलवायु प्रदूषण और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सारी समस्याओं को हम 4 मुख्य मुद्दों में बांट सकते हैं: स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक और नैतिक मूल्य। इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हमें कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद की विचारधारा को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि हमारा समस्त वर्तमान समाज पूंजीवाद पर आश्रित है और इस वीडियो में हम पूंजीवाद पर कई बार बात करेंगे। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी व्यक्ति उद्योग और व्यापार कर सकता है। धन तथा लाभ कमाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पूंजीवाद में बने रहने के लिए व्यापारी नए आविष्कार करते हैं और पहले से बनी हुई चीजों में सुधार करते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता रहे। चलिए उन 4 मुद्दों पर बात करते हैं। स्वच्छता। हमारे देश में गंदगी के कई कारण हैं। अच्छे रिसाइकलिंग सिस्टम का अभाव या लोगों की कचरे को लेकर जागरूकता का ना होना। देश में अच्छी सफाई प्रणाली के ना होने से हमारे शहरों के आसपास कचरों के ऐसे बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इन सब में सबसे खतरनाक है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक केवल 2 या 3 बार ही रिसाइकल हो सकता है। उसके बाद ये कचरे में बस पड़े रह जाता है। कचरा संग्रह करने की सुविधा भी हर जगह उपलब्ध नहीं होती, इसलिए आमतौर पर हम इसे रास्तों के किनारे या चौराहे पर फेंक देते हैं। इससे हमारे शहर और गांव बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं और ये फिर सड़कर बीमारियां फैलाते हैं। तो फिर हम प्लास्टिक का उपयोग बंद क्यों नहीं कर देते? कंपनियां प्लास्टिक का उपयोग इसीलिए करती हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। यदि वे कोई दूसरे विकल्प का चुनाव करें जो कि प्लास्टिक की तुलना में 2 से 3 गुना महंगा होता है, तो इससे उत्पाद की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब बाजार में खरीदार इस उत्पाद को ना खरीदकर किसी दूसरे कंपनी के सस्ते उत्पाद को खरीदने लगेंगे। इस नुकसान से बचने के लिए कंपनियों को प्लास्टिक का उपयोग करना ही होता है। हर उद्योग में सफाई या रासायनिक प्रक्रियाओं में पानी का उपयोग होता है। कपड़ों की मिलों में अधिकतर पानी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। रंगने के बाद यह पानी रसायनों से भरकर विषैला हो जाता है। कंपनियां इस विषैले पानी को यूं ही बिना साफ किए खुले में छोड़ देती हैं। नालियों से बहता हुआ यह पानी नदियों तक पहुंचता है और हमारी नदियों को पूरी तरह से खराब कर देता है। हमारे किसानों के पास खेती के लिए इस रासायनिक पानी को उपयोग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता और इस तरह से उगा हुआ अन्न हमारे थाली तक पहुंचता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लेन देन को बढ़ाना होता है, क्योंकि हर एक लेन देन पर टैक्स के रूप में सरकार की कमाई होती है। इसलिए फास्ट फैशन, जिसमें हर कुछ महीनों में कपड़ों के नए ट्रेंड आ जाते हैं और हम इसे बड़ी मात्रा में खरीदने लगते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। पर कपड़ों को बनाने और रंगने के लिए हमारी नदियां बहुत ही ज्यादा खराब हो रही हैं। यूरोप में पर्यावरण के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। वहाँ गंदा पानी भूमि तथा नदियों में नहीं छोड़ा जा सकता।
गंदे पानी को साफ करना भी बहुत महंगा होता है, इसलिए वहाँ के लोग इस तरह के बिजनेस का चुनाव ही नहीं करते। भारत में ना केवल इस तरह के बिजनेस का चुनाव होता है, बल्कि गंदा पानी यूं ही खुले में छोड़ दिया जाता है। तो क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें प्रकृति को खराब करना ही होगा? भारत में अगर कपड़ों की मिलें गंदे पानी को साफ करने लगी तो उनके लिए खर्च बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर कपड़ों की कीमत पे होगा। कपड़ों की कीमत बढ़ जाने से लोग इस कंपनी के कपड़े खरीदना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी मानसिकता सस्ती चीजों की होती है। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, ट्रेंड में बने रहने का और सस्ती चीजों को पाने का केवल एक ही तरीका है कि हम जहरीली चीजें खाएं? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ केवल अच्छे अंक प्राप्त कर ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता। शिक्षित होने का अर्थ है अपने परिवार और समाज के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण करना, अच्छे बुरे और सही गलत के बीच में अंतर कर सकना और समय पर सही निर्णय लेना। जहां कई देशों में बड़े आदर से शिक्षा को निःशुल्क रखा जाता है, वहीं हमारे देश में शिक्षा एक व्यापार है। अच्छे शिक्षक ज्यादा पैसों को कमाने के लिए उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकें। इससे होता यह है कि अच्छी शिक्षा केवल धनवान बच्चों को ही मिल पाती है। गरीब अपने बच्चों को या तो सरकारी विद्यालयों में रखते हैं या तो शुरुआत से ही काम पर लगा देते हैं। इस शिक्षा प्रणाली से क्या हम यह कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान बच्चे केवल धनी लोगों के घर में ही जन्म लेते हैं? हम कितने अच्छे डॉक्टरों, इंजीनियरों, कलाकारों और व्यवस्थापकों से अनजान रह जाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। अधिकतर ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि उनके पास वे कौशल ही नहीं होते जो हमारी कंपनियों को चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर हम पैसे जुटाकर शिक्षा प्राप्त भी कर लें तो उसका स्तर उतना नहीं होगा कि हमें आजीविका का साधन दे सकें। शिक्षा का स्तर इतना कम होने के कारण प्रतिवर्ष कई विद्यार्थी अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। पर अब यह सोचने की बात है कि अगर शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा का एक बड़ा व्यापार बंद हो जाएगा और इस घटी हुई अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर की शिक्षा देना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो क्या यह प्रणाली ऐसे ही चलती रहनी चाहिए? स्वास्थ्य। खाना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है तेल। हर तेल में अच्छे और बुरे वसा होते हैं। बुरे वसा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जिससे हमें हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं। अच्छे वसा इस बढ़ चुके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। सरसों तथा सिंग तेल में अच्छे वसा की मात्रा 80 से 90% होती है, जिसका उपयोग हम घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। बाजार में मिलने वाले अधिकतर खाद्य पदार्थों में पाम तेल का उपयोग होता है। पाम तेल में अच्छे वसा की मात्रा केवल 50% होती है और बाकी का 50% बुरी वसा। पाम तेल बाकी विकल्पों की तुलना में आधे पैसों में मिल जाता है। कंपनियां इस तरह से अपनी सामग्री को सस्ता कर अपना लाभ बढ़ाते हैं या ग्राहकों तक सस्ती चीजें पहुंचाते हैं। इस पूरे प्रणाली का एक और गलत चुनाव, चीजें तो सस्ती हो गई पर स्वास्थ्य। पूंजीवाद में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे लाभ बढ़े। इस विचारधारा का आधार ही धन कमाना होता है। इसका मानव विकास और स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। चतुर विज्ञापनों की सहायता से इन सारी बातों को छुपाकर एक अच्छा रूप दिया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथों में कोई भी चीज देखकर उसके बारे में बिना अधिक जानकारी प्राप्त किए हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमारे देश में शिक्षा की तरह चिकित्सा भी एक व्यापार है। अधिक पैसों के लिए जिस तरह शिक्षक बड़े विद्यालयों में रहना पसंद करते हैं, उसी तरह जानकार डॉक्टर्स भी बड़े अस्पतालों में रहना पसंद करते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग श्रमिक वर्ग में आते हैं। श्रमिक वर्ग को केवल उतना ही पैसा मिलता है कि उसका घर चल सके। वे ना तो अपने बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दे सकते हैं, ना ही अपने परिवार को बड़े रोगों से बचा सकते हैं। इन्हीं कारणों से एक गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते सीमित हो जाते हैं। इसे अवसरों की असमानता कहते हैं। सामाजिक तथा नैतिक मूल्य। हमारे चारों ओर कई कंपनियां हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ खेल तो कुछ सपने। एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी तभी तरक्की करेगी जब हम बहुत ही ज्यादा शक्कर पिएं। फैंटेसी ऐप बनाने वाली कंपनियां तभी आगे बढ़ेंगी जब हम अपना अधिकतर समय जुआ खेलने में देंगे। हमारे देश में डायबिटीज पहले से ही बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है और ये अब बच्चों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ फैंटेसी ऐप्स हैं जो युवाओं को खेल के नाम पर जुआरियों में बदल रहे हैं।
वहाँ लोग जीत की उम्मीद में घंटों विश्लेषण करते हैं, पैसे लगाते हैं और असफलता के बाद भी पैसे लगाते रहते हैं। जिंदगी में शॉर्टकट की यह आदत उन्हें पढ़ाई, करियर और सोचने की ताकत से दूर ले जाती है। यह कंपनियां मार्केटिंग ही इस तरह से करती हैं कि हमारा ध्यान जुए की तरह ना जाए और हम इसे केवल एक खेल की तरह देखें। यदि कोई कंपनी पैसे कमा रही है तो उसके सभी कार्यों को ठीक समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे बड़ी हैं, या तो इसीलिए क्योंकि वे टैक्स देती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सहभागी हैं। क्या हमारी नैतिक मूल्य इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम इन कंपनियों के अस्तित्व पर प्रश्न भी नहीं उठा रहे? बाजार में मिलने वाला गुलाबी नमक सफेद नमक की तुलना में 20 गुना महंगा मिलता है। इसके लिए कंपनियां इसे इस तरह से प्रचारित करती हैं कि यह हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वास्तविकता में गुलाबी नमक 99% सादा नमक ही होता है। माना कि इनमें कई गुणकारी खनिज होते हैं, पर इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि हमें प्रतिदिन जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे पूरा करने के लिए हमें लगभग 500 ग्राम नमक खाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमें प्रतिदिन केवल 5 ग्राम नमक खाने की आवश्यकता होती है, और यदि कोई व्यक्ति 100 ग्राम नमक खा ले तो इसे मेडिकल इमरजेंसी कहा जाएगा। यह इतना खतरनाक है कि इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अच्छे विज्ञापनों से इसे गुणकारी बताकर कई गुना महंगा बेचा जाता है। अधिकतर चीजें केवल शक्कर से बनी होती हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट और पीनट बटर, जिसे स्वस्थ कहा जाता है। यह चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी तो हैं, पर इसमें शक्कर इतनी ज्यादा होती है कि हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। यह मिलावट इसीलिए होती है ताकि इसे स्वादिष्ट बनाया जा सके और लोग इसे बड़ी मात्रा में खरीदें। तो अधिक पैसे देकर जो हम अच्छी चीजें लेने का प्रयास करते हैं, वे या तो हमें वैसी ही मिल रही हैं जैसे कम दाम में मिलती हैं, या तो और भी बुरी मिल रही हैं। अस्पतालों में अक्सर डॉक्टरों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव होता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के चलते वे सामान्य डिलीवरी की जगह सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी का चुनाव करते हैं। अस्पतालों में मरीजों को आवश्यकता से अधिक समय तक भर्ती रखा जाता है और तरह तरह की अतिरिक्त जांचें कराई जाती हैं। हम सब समझते हैं कि इन सारी बातों का अधिकतर उद्देश्य आर्थिक ही होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनों के जीवन को लेकर परेशान हो तो उस समय प्रश्न उठाने का साहस नहीं करता। पर बात फिर से वही है कि पैसों की आवश्यकता हम सबको है, शिक्षकों को भी और डॉक्टरों को भी। समाज हमसे बना है और हम ही इसे बनाते या बिगाड़ते हैं, यानी कि अगर ये बिगड़ा है तो बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमने अब तक कई समस्याओं पर चर्चा की। कुछ समस्याएं सामाजिक हैं, कुछ आर्थिक, कुछ नैतिक, तो कुछ हमारी विचारधारा पर। समस्याएं कई सारी हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान निकलना आवश्यक है। ऐसा समाधान जो हम सभी के लिए एक प्रगति का मार्ग बनाता हो। आइए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। सारी समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमने पूंजीवाद को समाज का मध्य बिंदु बना दिया है। इससे जीवन का लक्ष्य केवल पैसे कमाना ही रह जाता है। पैसे जरूरी हैं, पर हमने पैसों को इतनी महत्वता दे दी है कि इसे अर्जित करने के लिए हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलने लगे हैं। हमें अब अपने समाज में पूंजीवाद के साथ और भी विचारधाराओं को शामिल करने की आवश्यकता है, और यही नई मांग प्रोजेक्ट स्वर्ण को जन्म देती है। इस विचारधारा पर आगे चर्चा करने से पहले हमें उन 4 आधार स्तंभों से अवगत होना होगा जिस पर प्रोजेक्ट स्वर्ण का निर्माण हुआ है। प्रथम आधार, परिवर्तन की प्रक्रिया वर्तमान से आरंभ होगी। द्वितीय आधार, वर्तमान पूंजीवाद का है। तृतीय आधार, परिवर्तन धन से ही होगा। निष्कर्ष, धन को अन्य दूसरी विचारधाराओं में परिवर्तित करना होगा। प्रोजेक्ट स्वर्ण के 2 अविभाज्य अंग हैं, समृद्धि और सृजन। समृद्धि जो कि है संपत्ति का स्रोत, और सृजन जिससे होगा सभ्यता का नवनिर्माण। समृद्धि के अंतर्गत वे कार्य होंगे जिससे धन अर्जित किए जाएंगे, और सृजन के अंतर्गत वे जिससे नव समाज के निर्माण के लिए निवेश होंगे। प्रोजेक्ट स्वर्ण में सबसे पहले धन को अर्जित करना है, पर धन स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह केवल एक मार्ग है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण तथा नैतिक पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, और यही प्रोजेक्ट स्वर्ण की दृष्टि है, धन से धर्म। हमारा सबसे पहला कदम
प्रोजेक्ट स्वर्ण के पहले अंग समृद्धि के साथ होगा, जिसकी शुरुआत होगी अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को बाजार में लाने से। ऐसे उत्पाद जो नुकसान न पहुंचाते हों और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, जैसे कि पाम तेल से बनी हुई चीज़ों की जगह अच्छे तेल और गुणकारी सामग्री से बनी हुई उत्पाद, बिना शक्कर की चीज़ों को बनाना, ताकि हमें वही पोषण मिले जिसके लिए वे चीज़ें बनी हैं। प्लास्टिक से पैक करने की जगह कार्डबोर्ड, मेटल, ग्लास और मशरूम जैसी चीज़ों का उपयोग करना। प्रोजेक्ट स्वर्ण के दूसरे अंग सृजन के कार्य निवेश संबंधित होंगे और इस क्रम में सबसे पहले रीसाइक्लिंग कार्यक्रम होंगे। समृद्धि में हम ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम हो। अब सृजन के रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों से हम बाकी कचरे को अलग कर उन्हें पुनर्जीवित कर सकेंगे। कपड़ा, मेटल और ग्लास बड़ी आसानी से और निरंतर रिसाइकल होते हैं। घर और होटलों की रसोई से निकले हुए कचरे से बड़ी अच्छी मात्रा में बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद बनती है, जिसे बेचने से भी हमें धन की प्राप्ति होगी। और इस तरह सृजन समृद्धि की सहायता करेगा और एक चक्र पूर्ण होगा। रिसाइकलिंग के समय हमें कई चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जिसके उपयोग मात्र से हमें कई नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि कागज़, टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड बनाने के लिए पेड़ों को काटना होता है, जिससे हमारे जंगल बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस समस्या को हम बाम्बू से ठीक कर सकते हैं। बाम्बू प्रकृति में बहुत ही जल्दी उग जाता है और इसका विघटन भी बड़ी तेज़ी से होता है। सृजन में इसके पश्चात हम निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा पर कार्यरत होंगे। हमें एक ऐसे शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बना सके। ऐसा नागरिक जो शुरुआत से ही पूरे सिस्टम को समझे और जिम्मेदारी से अपने काम करने के लिए तैयार हो सके। हम तकनीकी विकास के युग में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उदय और क्वांटम कंप्यूटिंग का उभरता हुआ भविष्य हमसे अधिक ऊर्जा की मांग करता है। इसीलिए हमें नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों में भी निवेश बढ़ाने होंगे। अधिक ऊर्जा का अर्थ है उन सारे कार्यों को स्वचालित कर सकना जिन्हें हम करना नहीं चाहते। अधिक ऊर्जा का अर्थ है हमारे शहर और गांवों को रात्रि समय में सुंदर और सुरक्षित बना सकना। अधिक ऊर्जा का अर्थ है देश के कोने कोने तक जरूरी वस्तुएं कम खर्च में पहुंचा सकना। प्रोजेक्ट स्वर्ण एक पूर्ण चक्र है, धर्म का और नवनिर्माण का। प्रोजेक्ट स्वर्ण का चिन्ह स्वर्णिम रूप में अशोक चक्र है। यह केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं, बल्कि मनुष्य धर्म के उन 24 गुणों का प्रतिबिंब है जो मनुष्य को सत्य, न्याय और सेवा का मार्ग दिखाता है। हर परिवर्तन का आरंभ एक छोटे किंतु निर्णायक कदम से होता है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें विचारधारा से आगे बढ़कर कार्यवाही का पहला बीज बोना होगा। प्रोजेक्ट स्वर्ण के अंतर्गत समृद्धि का वह प्रथम बीज एक डिजिटल व्यापार है। यह एक क्रिकेट का मंच है। गली मोहल्ले, स्थानीय मैदान और स्टेडियम में खेलने वाले सभी खिलाड़ी अपने खेलों को डिजिटल कर सकते हैं। रनों तथा विकेटों की गिनती तथा हर एक ओवर सुव्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं और जो अपने खेलों को गहराई से समझना चाहते हैं वे एक छोटी शुल्क देकर विस्तृत में आंकड़े और विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। इस बोए हुए बीज की कई विशेषताएं हैं। एक, यह क्रिकेट पर आधारित है जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है। दूसरा, यह डिजिटल है जिससे हम पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डिजिटल होने के कारण हम क्रिकेट से संबंधित और भी सेवाएं इसमें जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे लाभ में वृद्धि होगी और सृजन के कार्य भी बड़ी तेजी से आरंभ होंगे। इस उत्पाद का नाम है नॉक। नॉक से समृद्धि की यात्रा आरंभ होती है। यह वही पहली कड़ी है जहां से प्रोजेक्ट स्वर्ण धीरे धीरे अपना पूर्ण स्वरूप लेगा। हमें इस तरह के कई बीज बोने होंगे जो समाज के लिए फलदायी वृक्ष बन सके। ऐसे वृक्ष जिसकी जड़ें नैतिकता में गहरी हों। यह वृक्ष हमें केवल छाया नहीं देते, यह हमें दिशा देते हैं, नैतिकता, एकता और समानता की ओर। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या और कैसे होगा, अब प्रश्न केवल एक है, हम किस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोजेक्ट स्वर्ण के बारे में अधिक जानकारी के लिए projectswर्ण.earth पर विजिट करें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल के द्वारा namaste@projectswर्ण.earth पर लिख सकते हैं।